एक लड़की अपनी फैमिली की हत्या कैसे कर सकती है। इस मूवी का नाम है करी एंड साइनाइड। ये मूवी रियल स्टोरी में बेस्ड है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। ये केस अभी तक चल रहा है। क्या राय है आपका? क्या आप भी जोली को कातिल मानते हैं या जोली बेकसूर है? आपकी राय जरूर कमेंट करें। स्टोरी की मेन कैरेक्टर है जोली जोसेफ। जोली जोसेफ केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट की कट्टापन्ना गांव में रहती है। जोली के माता पिता किसान होते हैं। जोली को पसंद नहीं आता, वो खुश नहीं होती है इस फैमिली में। दिन रात मेहनत करना पड़ता था और रोजी रोटी के लिए। जोली शौकीन हैबिट की थी, आलिशान की जिंदगी जीनी थी उसको। उसे पास के ही एक टाउन कुड्डाताई के एक रेस्पेक्टेड फैमिली के लड़के रोए से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे रोए और जोली के बीच लव लेटर का आदान प्रदान भी होने लगा था। कुछ समय के बाद इन दोनों के अफेयर्स के बारे में रोए के फैमिली वालों को भी पता चल जाता है। रोए के माता पिता का नाम था टॉम थॉमस और अनम्मा थॉमस, और रोए के एक भाई और बहन भी थी जिसका नाम रेंजी और रोजो था। अनम्मा एक स्कूल टीचर थी और टॉम एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही काम किया करते थे। रोए और जोली के रिश्ते से रोए के पिता टॉम खुश नहीं थे। इसकी वजह थी कि रोए के पिता और जोली के पिता एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार थे, पर अनम्मा को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। उसका कहना था कि लड़की ने एमकॉम किया हुआ है, आगे चलकर वो जॉब कर सकती है। जोली ने रोए और उसके फैमिली मेंबर्स को बताया था कि इसने एमकॉम किया हुआ है। दोनों की शादी आखिरकार हो जाती है। शादी के दिन जोरों की बारिश हो रही थी और साउथ कल्चर में शादी के दिन बारिश को काफी अपशगुन माना जाता है और ये संकेत था कि आने वाले समय में पुण्यमटम फैमिली के साथ कुछ बुरा होने वाला है। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। जोली अपने हंसमुख नेचर की वजह से सबकी चाहती बन गई थी, पर धीरे धीरे समय बीतता गया। जोली की एजुकेशन को देखते हुए अनम्मा जोली को नौकरी ढूंढने की बात कहने लगी, पर जोली जॉब करना ही नहीं चाहती थी। कुछ टाइम के बाद जोली को एक बेटा हुआ जिसका नाम रेमो रखा गया। कुछ समय बाद अनम्मा जोली को फिर से जॉब के लिए प्रेशर डालने लगी और अब यही बात धीरे धीरे बहस में बदलने लगी। इस बात को खत्म करने के लिए और जोली को जॉब के लिए मनाने के लिए उसके पिता को बुलाने वाले थे, बट जोली नहीं चाहती थी कि उसके पिता अनम्मा से मिले, क्योंकि इससे उसका झूठ सबके सामने आ जाता। वो कौन सा झूठ था वो आगे पता चलेगा। खैर, बात 2002 की है। पुनमटम फैमिली में एक दिन सभी मिलकर फैमिली टुगेदर कर रहे थे, तभी अचानक अनम्मा की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें तुरंत ही नजदीक के एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो जाती है। उनकी एज को देखते हुए लोगों को लगता है कि उनकी डेथ नेचुरल कारण से ही हुई है, इसलिए किसी ने भी पोस्टमार्टम के बारे में सोचा भी नहीं। अनम्मा के जाने के बाद जोली ने पूरे घर का कार्यभार खुद ही संभाल लिया। अनम्मा के बाद जोली पुनमटम फैमिली की मुखिया बन चुकी थी। एक दिन अचानक जोली कुछ गहने और पैसे लेकर रेंजी को देती है। बताती है कि अनम्मा ने देने के लिए डायरी में लिखा था। जोली बताती है कि इसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे दिन फैमिली मेंबर्स को बताती है कि उसकी नौकरी NIT में गेस्ट लेक्चरर में लग गई है। इनफैक्ट उनकी सैलरी भी 40,000 होने वाली है। इस नौकरी की वजह से जोली की समाज में काफी इज्जत होने लगी। सन 2005 में रेंजी की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ कोलंबो चली जाती है। सन 2008 में रेंजी के पिता टॉम उससे मिलने कोलंबो जाते हैं। रेंजी नोटिस करती है कि टॉम पहले से काफी वीक है। पूछने पर टॉम बताते हैं कि आजकल जोली MS मैथ्यू नाम की एक बंदे से काफी ज्यादा मिलने जुलने लगी है। ये
MS मैथ्यू अनम्मा के बड़े भाई का बेटा था जो एक ज्वेलरी शॉप में एज अ सेल्समैन काम किया करता था। टॉम को इन दोनों का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था और इसके लिए उन्होंने जोली को समझाना भी शुरू कर दिया था। टॉम हेल्थ इश्यू की वजह से एक मशरूम टैबलेट लिया करते थे। 2008 की एक शाम जब जोली टॉम को वही मशरूम टैबलेट खाने के लिए देती है तो उसे खाते ही टॉम बेचैनी महसूस करने लगते हैं और वो वॉश बेसिन के पास ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। जोली वहीं पर थी पर उसने टॉम को कोई मदद नहीं की। कुछ देर बाद जोली खुद ही कुछ लोगों के साथ मिलकर टॉम को अस्पताल लेके जाती है, बट इसके पहले कि वो अस्पताल पहुंची टॉम की मौत हो जाती है। इस बार भी फैमिली मेंबर्स को जोली पर कोई शक नहीं होता है और इसे एक नेचुरल कॉज मानकर पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद रॉय की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक हो गई और रॉय और जोली के बीच भी मनमुटाव होने लगा। बात यहाँ तक बढ़ गई कि जोली रॉय से तलाक लेने की बात करने लगी। जोली चाहती थी कि फैमिली की सारी संपत्ति उसके नाम की हो जाए और उसके लिए उसने कुछ फर्जी दस्तावेज भी बनवाया जिनके मुताबिक पुनमटम फैमिली की सारी संपत्ति जोली और रॉय के नाम हो गई है। रॉय को जोली की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी पता चल गया था कि जोली और मैथ्यू के बीच काफी कुछ चल रहा है। 2012 की एक रात रॉय बाहर से घर आता है। जोली जल्दी जल्दी बच्चों को सुला लेती है। रॉय के लिए खाने के लिए चावल और चने की दाल होता है और खाना खाते ही रॉय की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसका दम घुटने लगता है और वो जोर जोर से झटके मारना शुरू कर देता है। पड़ोसियों ने जब आवाज सुनी तो उसे फौरन ही अस्पताल ले जाया गया पर तब काफी देर हो चुकी थी और रॉय दम तोड़ चुका था। इस बार रॉय के अंकल मैथ्यू को कुछ शक हुआ और वो इस बात पर अड़ गए कि रॉय का पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। हालांकि जोली नहीं चाहती थी कि रॉय का पोस्टमार्टम हो, बट रॉय काफी यंग एज में ही मरा था तो लोगों की प्रेशर की वजह से उसे ही कहना पड़ा जाता है कि पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में पाया जाता है कि रॉय की मौत साइनाइड पॉइजन की वजह से हुई है। एंड इट इज शॉकिंग कि आखिर रॉय जैसे एक सिंपल आदमी को साइनाइड मिला कहां से, क्योंकि जोली ने सबको यही बताया था कि रॉय के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है चुका था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन कर्ज से मुक्त हो पाए, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। खैर इसके बाद जोली फैमिली की सारी संपत्ति को खुद के नाम पर ट्रांसफर करने में लग गई। कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से जोली पूरी संपत्ति को अपने नाम पर करना चाहती थी, बट रोजो और रेंजी ने इस बार जोली को चैलेंज किया और इस बार उसे रोकने में कामयाब हो गए। अब धीरे धीरे अंकल मैथ्यू को जोली पर बहुत शक होने लगा था। इनफैक्ट उन्हें जोली और मैथ्यू की लव अफेयर के बारे में ही पता चल गया था। अंकल मैथ्यू को फैमिली के रेपुटेशन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो इस अफेयर को रोकने के लिए जोली के काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। जोली को अंकल मैथ्यू का रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर अंकल मैथ्यू के साथ भी वही होता है जिसका अंदाजा आपको पहले ही लग चुका होगा। 2014 की एक शाम अंकल मैथ्यू की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और बाकी लोगों की तरह ही अंकल मैथ्यू की भी पोस्टमार्टम नहीं की जाता है। अब अंकल मैथ्यू को भी मरे कुछ वक्त हो गया था और समय धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। अब जोली के जीवन में सिर्फ वो और उसके 2 बच्चे ही बचते हैं। जोली को अपने फ्यूचर की चिंता होने लगती है। जोली को अब पास का ही साजू पसंद आने लगा था। वो लोगों से साजू की काफी तारीफ करने लगी थी। जोली मन ही मन साजू के शादी करना चाहती थी, बस प्रॉब्लम ये थी कि साजू की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। साजू की पत्नी का नाम सिली और उसके बच्चों का नाम एबल और अल्फाइन था। असल में जोली को साजू से नहीं बल्कि साजू की अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी नौकरी
और समाज में साजू की अच्छी पहुंच से प्यार था, इसलिए वो साजू से शादी करना चाहती थी। बट साजू की पत्नी और बच्चे जोली के लिए बीच में रुकावट थे। 2014 में अल्फाइन का पहला होली कम्युनियन था, जिसने लिए घर पर काफी लोग इकट्ठा थे। उसी वक्त अल्फाइन खाना खाती है, अचानक से ही छटपटाना शुरू कर देती है। अल्फाइन को फौरन ही अस्पताल ले जाया गया, बट अल्फाइन भी जिंदा नहीं बच पाती है। उस टाइम पर वो सिर्फ 2 साल की थी। इस तरह से जोली का छठा शिकार 2 साल की मासूम अल्फाइन बनती है। अल्फाइन की मौत के बाद जोली सिली से दोस्ती बढ़ा लेती है और उसका विश्वास भी जीत लेती है। अल्फाइन के जाने के बाद सिली काफी दुखी थी और उसे एक दूसरे बच्चा चाहिए था। जोली उसे मशरूम टैबलेट के लिए बताती है और उसे बताती है कि इस काम में ये मशरूम टैबलेट तुम्हारे काफी काम आएगा। 2016 में साजू, सिली और जोली तीनों ही डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जहां जोली सिली को वही मशरूम टैबलेट खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही सिली एकदम से छटपटाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें पलक जाती है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर इस बार जोर डालते हैं कि सिली का पोस्टमार्टम होना ही चाहिए, बट साजू इससे साफ इनकार कर देता है। उसका कहना था कि हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं किया गया, इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अब यहाँ कई लोग साजू को भी शक की निगाह से देखते हैं। उनका मानना है कि जोली के साथ मिलकर साजिश के तरह सिली का जान ली थी, बट इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिल पाता। अब देखा जाए तो साजू एक अकेला बाप था और जोली अकेली माँ। बस फिर क्या था, अगले ही साल 2017 में दोनों शादी कर लेते हैं। अब जैसे ही साजू और जोली की शादी की खबर रेंजी को मिलती है, वो एकदम से शॉक हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। रेंजी को याद आता है कि कैसे सिली को फ्यूनरल में जोली एक्टिव थी। घर का सारा काम वो खुद कर रही थी। इनफैक्ट सिली के फ्यूनरल का भी सारा इंतजाम उसी ने ही किया था, बट उसके चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं थी। इनफैक्ट वो काफी खुश दिख रही थी। ये सब याद आता है। रेंजी वापस से अपने भाई रोय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है, जिसमें क्लियर साइनाइड पॉइजन लिखा था। शाम में ए भी लिखा था कि रोय के पेट में अनडाइजेस्ट चावल और चने थे। रेंजी को याद आता है कि जोली ने उससे कहा था कि रोय ने उस दिन दोपहर में ही चावल और चने की दाल खाया था, जिसको रात तक पच जाना चाहिए था। इट मीन्स कि जोली झूठ बोल रही थी। ये सब पता चलते ही रेंजी सारी बात पुलिस को बता देती है। अब पुलिस भी अपने तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले NIT जाती है, जहां पर जोली काम किया करती थी, बट वहां पहुंचने के बाद पुलिस भी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं जब उसे बताया जाता है कि इस नाम की कोई भी महिला ने वहां कभी काम नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, जोली इतने सालों से लोगों को बेवकूफ बनाती आ रही थी कि वो NIT की टीचर है। वो तो वहाँ बस कैंटीन में खाने के लिए जाती थी। उसका NIT ID भी फेक थी। पुलिस इसकी एजुकेशन को लेकर और भी खोजबीन करती है और उससे पता चलता है कि जोली ने M.Com भी नहीं किया था। इनफैक्ट वो तो सिर्फ 12 पास आउट थी। उसके सारे मार्कशीट और सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे और रोजो इस पूरे मामले में जांच चाहता था और ऐसे में मारे गए 6 लोगों की बॉडी को फिर से उन्हें कब्र से निकाला जाता है ताकि सच का पता लगाए जा सके। इन पॉइंट तक ये बात मीडिया में आग की तरह से फैल गई थी और लोग जोली को शक की निगाह से देखने लगे थे। इसी बीच रेमो, जो शिमला में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर अपनी माँ के पास आता है और उसे कंफर्म करता है कि वो अपने माँ से पूछता है कि कहीं आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसने आपको पछताना पड़े। इस पॉइंट तक जोली अंदर ही अंदर से टूट चुकी थी। वो रेमो से कहती है कि हाँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई है। रेमो फौरन ही रेंजी को कॉल करके बताता है कि उन सभी 6 लोगों को जोली ने ही मारा है। अगले दिन पुलिस जाती है और जोली को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ शुरू किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2019 था
था जब जोली को गिरफ्तार किया गया था और ये केस अब तक चल रहा है। इनफैक्ट वो सारे कत्ल जोली ने ही किया है। इसके सबूत नहीं मिल पाए हैं क्योंकि बॉडी जिन्हें कब्र से निकाला गया था वो काफी हद तक सड़ चुके थे, जिस पर साइनाइड के कण मिलना लगभग नामुमकिन था। जोली को साइनाइड आखिर मिला कहां से? क्यों आम लोगों को साइनाइड तो नहीं मिल सकता? वो जोली का लवर मैथ्यू याद है ना, वही जो गोल्ड शॉप में एज अ सेल्समैन काम किया करता था, उसी ने वो साइनाइड जोली को प्रोवाइड कराया था। दरअसल ज्वेलर्स के गहनों की सफाई के लिए साइनाइड की जरूरत होती है, जिसके लिए एक खास परमिट पर उन्हें साइनाइड मिलता है। मैथ्यू ने वो साइनाइड जोली को दिया था और फिर जोली ने इतने सारे कत्ल कर डाले। ये केस अभी भी दोनों पक्षों द्वारा लड़ा जा रहा है। जोली के दोनों ही बच्चे अपने माँ नहीं मानते। इनफैक्ट वो अपनी बुआ रेंजी के साथ रहते हैं। रेंजी जोली से मिलने जेल गई थी तो उसने उससे पूछा था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो जोली का सिर्फ इतना कहना था कि बस हो गया। जैसा कि मैंने अब पहले भी बताया था कि ये केस अभी तक लड़ा जा रहा है। जोली के डिफेंस लॉयर का कहना है कि जोली ने ये कत्ल नहीं किया है, उसे तो सिर्फ फंसाया जा रहा है। ऐसे में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है? क्या आप भी जोली को कातिल मानते हैं या जोली बेकसूर है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।